Hello coders, welcome to my channel. So in this tutorial we are going to cover the third chapter of Let Us See book. So in the previous two videos we covered the first and second chapter. So let's start the third chapter. So let's see the agenda for this chapter. So in this chapter we will cover decisions, if else statement, multiple statements, nested if else, a word of caution, and at last we will be covering nodes. So, thought for the day is the most dangerous place in this world is your comfort zone. So, कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं और थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं. तो हम इस चैप्टर में डिसीजंस के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो डिसीजंस क्या होते हैं पहले समझते हैं कि अभी तक हमने जो फर्स्ट एंड चैप्टर में प्रोग्राम्स लिखे उसमें हमने सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का यूज किया था जो कि सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होते थे एक के बाद एक. मतलब जिस ऑर्डर में वो प्रोग्राम में लिखे हुए हैं उसी ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट होते थे. फर्स्ट नंबर पर जो स्टेटमेंट लिखा है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर सेकंड, देन थर्ड, इसी तरीके से सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होते थे. तो कई सारी प्रोग्रामिंग सिचुएशंस में हम चाहते हैं कि एक किसी सिचुएशन में कुछ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो और डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो. जैसे कि अगर हम डेली लाइफ से बात करें, मान लीजिए अगर बारिश हो रही है आज, है ना, तो आज हम स्कूल नहीं जाएंगे. अगर संडे है तो हम स्कूल नहीं जाएंगे, अगर अदर डे है तो हमें स्कूल जाना है. सो इसी तरीके से हम सिचुएशन क्या है उसके बेस पे जो डिसीजन लेते हैं. तो ये बहुत ही बेसिक चीज है. तो इसी चीज को हमें इम्प्लीमेंट करना है प्रोग्रामिंग में. तो सी प्रोग्रामिंग में ऐसे सिचुएशंस को डील करने के लिए हम यूज करते हैं डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का. हमने इंस्ट्रक्शन के टाइप्स पढ़े थे सेकंड चैप्टर में. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसे देख सकते हैं. और अब हम इस वीडियो में डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हम किस तरीके से प्रोग्रामिंग में डिसीजन लेते हैं. डेली लाइफ में तो आप लेते हैं, तो अब प्रोग्रामिंग में हम इस चीज को किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे वो देखना है. तो जो डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है उसको हम इफ एल्स स्टेटमेंट का प्रयोग करके इम्प्लीमेंट करते हैं. और ये जो इफ एल्स आप देख रहे हैं वो क्या है, कीवर्ड्स हैं यहाँ पे. जैसे कि आप देख सकते हैं हमने जब कीवर्ड्स के बारे में पढ़ा था तो हमने वहाँ पे 32 कीवर्ड्स देखे थे. तो उसी लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो इफ भी एक कीवर्ड था, एल्स भी एक कीवर्ड था. तो हम इन कीवर्ड्स का यूज करके डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं. तो जनरल फॉर्म क्या है इस स्टेटमेंट की वो देखते हैं. वो कुछ इस तरह से है. इफ के बाद यहाँ पे दिस कंडीशन इज ट्रू, यहाँ पे जो हमने पैरेंथेसिस में लिखा है ये तो इंग्लिश है, लेकिन अभी आप समझ सकते हैं कि हमें पहले इफ कीवर्ड लिखना है, उसके बाद इस तरह से पैरेंथेसिस लगा के और हम उसमें कोई कंडीशन लिखेंगे इस यहाँ पे. अब उसके बाद फिर जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो हम लिखेंगे. स्टेटमेंट 1, यहाँ पे और भी ज्यादा स्टेटमेंट्स हो सकते हैं. एल्स कंडीशन लिखेंगे, उसके बाद ये अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. अगर कंडीशन फॉल्स होती है, यहाँ पे जो भी कंडीशन लिखी है इस पैरेंथेसिस में, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो जो एल्स ब्लॉक के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि हम ये जो कंडीशन की बात कर रहे थे पिछली वीडियो में, वो कंडीशन को हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं सी लैंग्वेज में, है ना. और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जब कंडीशन हमने लिख दी कैसे भी, तो हम कैसे इवेल्युएट करते हैं कि वो जो कंडीशन है वो ट्रू है या फॉल्स है. उसकी ट्रुथ एंड फॉल्सिटी को किस तरह से इवेल्युएट करते हैं. तो जो जनरल रूल है कंडीशन को एक्सप्रेस करने का सी लैंग्वेज में वो है रिलेशनल ऑपरेटर्स का प्रयोग करके. अब ये रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं अगर आपको नहीं पता तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है. और ऑपरेटर्स की बात हम अगले चैप्टर में करेंगे, लेट अस सी, क्योंकि हम बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं. तो जब हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे तो हम इस रिलेशनल ऑपरेटर को भी बहुत ही डेप्थ में कवर करेंगे. हालांकि अभी हम इतना समझ सकते हैं कि जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं वो कोई भी दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए यूज किए जाते हैं. जैसे आपने अरिथमेटिक की बात करें, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स तो आपने कितने ही बार यूज किए होंगे. हम फर्स्ट सेकंड क्लास से ही प्लस माइनस इस तरह के ऑपरेटर्स यूज करते हैं, तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं. तो ऐसे ही रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम यूज करते हैं टू वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए. अगर और अच्छे अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन तो आपको याद होगा थर्ड क्लास में या
फोर्थ क्लास में आप कंपेयर करते थे कि कोई नंबर होता था उसमें लेस देन है या ग्रेटर देन है या इक्वल है, इस तरीके के सिंबल्स यूज करते थे ना मैथ्स में। तो वही जो सिंबल्स है ना वही है ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, तो बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम है ये। यहाँ पे आपको पता है ये हेडर फाइल हमने इंक्लूड करी है जिससे कि हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट का यूज कर सकें। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में ही एक्सप्लेन करी थी चीज़ें। तो ये इंट मेन फंक्शन है जो कि किसी भी प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। यहाँ पे ये यहाँ से शुरू हुआ है, ये पेरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस बताते हैं कि ये मेन का ब्लॉक है ना। उसके बाद हमने यहाँ पे डिक्लेरेशन स्टेटमेंट यूज करा कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करा आई नाम का, इंट टाइप का जो कि है। और उसके बाद हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा जो कि एक मैसेज को प्रिंट करेगा कि एंटर अ नंबर टू चेक पॉजिटिव और नेगेटिव। और उसके बाद हमने स्कैनएफ की हेल्प से हमने इस वैल्यू को आई में स्टोर करा दिया जो कि हमने क्रिएट करा था। यहाँ पे वेरिएबल आई के अंदर जो भी वैल्यू यूजर एंटर करेगा वो स्टोर हो जाती है। तो हम यहाँ पे ये इफ एल्स ब्लॉक आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं। क्या डिसीजन ले रहे हैं, हमने लिखा इफ कीवर्ड लिखा, उसके बाद पैरेंथेसिस लगाए और यहाँ पे जो भी वेरिएबल हमने बनाया था उसको लिखा। और हमने यहाँ पे देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये है ऑपरेटर ग्रेटर देन। तो अगर आई की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, पॉजिटिव नंबर। अगर 0 से बड़ी नहीं है तो हम प्रिंट कर रहे हैं नेगेटिव नंबर। यहाँ पे एक केस और भी हो सकता था 0 का, लेकिन अभी अभी हमने उसको कंसीडर नहीं किया है क्योंकि हम आने वाली स्लाइड्स में ही कवर करने वाले हैं। तो बस देखते रहिए। हालांकि अभी आपको ये समझ में आ ही गया होगा, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है कि इफ एल्स की वजह से, इफ एल्स की मदद से हम कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। इफ अगर इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर ये फॉल्स होती है तो इसके एल्स के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, अगर मान लीजिए आपने 0 एंटर करा तो क्या होगा, तो ये प्रिंट होगा, है ना, ये वाला स्टेटमेंट, क्योंकि कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और प्रोग्राम है क्योंकि इसमें देखो हमने क्या किया है, एक वेरिएबल बनाया एज नाम का। ये एज नाम का वेरिएबल बना लिया, एक मैसेज प्रिंट कराया एंटर योर एज, जिससे कि यूजर एज एंटर कर सके। और जब यूजर वैल्यू एंटर करेगा तो वो इस एज नाम की वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। फिर हमने क्या करा है, कंडीशन लगाई। देखो इफ ब्लॉक लगाया, इफ के अंदर हमने एज नाम का जो वेरिएबल था उसको कंपेयर करें, क्या एज के अंदर जो भी वैल्यू यूजर ने एंटर करी है वो 18 के इक्वल है या 18 से बड़ी है। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, इक्वल हो या उससे बड़ी हो। अगर ऐसा होता है तो यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, तो आप वोटिंग के लिए एलिजिबल हो। अगर इनमें से नहीं है, मान लीजिए यूजर ने 5 एंटर किया, जो कि 5 क्या है, अगर यूजर ने 5 एंटर करा एज में तो क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी इट मीन्स ये 0 इवेल्युएट करेगा। अगर ये फॉल्स हो गई तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, इस एल्स के अंदर वाला, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ओके, तो अभी हम देखते हैं मल्टीपल स्टेटमेंट्स के बारे में। ये बहुत ही इजी सा ही कॉन्सेप्ट है इसमें भी, कि अगर देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमने एक ब्लॉक लिखा, ये एल्स लिखा और यहाँ पे एक स्टेटमेंट था तो हमने ऐसे ही लिख दिया, राइट। यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट था तो ऐसे ही लिख दिया। ये आप देख रहे हैं ना, ये पेरेंट, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रेसेस। हमने ये ब्रेसेस नहीं लगाए क्योंकि एक स्टेटमेंट था, तो हम एक स्टेटमेंट को ऐसे ही लिख सकते हैं बिना इन ब्रेसेस को, इन कर्ली ब्रेसेस को लगाए। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर मान लीजिए इफ या एल्स ब्लॉक, इफ या एल्स स्टेटमेंट, एल्स ब्लॉक के बाद एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो हमें उनको एनक्लोज करना होगा, किसमें, इन इन ब्रैकेट्स का यूज करके, कर्ली ब्रेसेस का यूज करके। तो यहाँ पे ये देखिए एग्जांपल में मैंने लिखा है, इफ ब्लॉक हमने लगाया, उसके बाद हम कंडीशन लिखते हैं, ये तो आपको पता है। और फिर हमने अगर मान लीजिए 3 स्टेटमेंट है यहाँ पे तो हम उनको लिखेंगे, या 1 2 जो भी कमेंट्स वगैरह लिख रहे हैं तो ये हमने इस तरह से ब्रैकेट लगा दिए। ये देख रहे हैं ना आप, ये ब्रैकेट, तो इसका मतलब क्या होगा, ये कौन सा ब्लॉक हो गया, इफ ब्लॉक हो गया। और एल्स के अंदर भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स हो सकते हैं तो उनको भी हमने इस तरह से ब्रैकेट लगा दिया। अगर ये एक स्टेटमेंट होता, यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये एक स्टेटमेंट होता ओनली, मान लीजिए केवल वन ये वाला स्टेटमेंट होता, कोई भी हो सकता, एक स्टेटमेंट होता, तो हमें ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट है तो हमें ये ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे। इसका मतलब है कि ये ब्लॉक बन जाएगा पूरा एक स्टेटमेंट। इफ को हम एक स्टेटमेंट मानते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखें, यहाँ पे कोई
सेमीकोलन नहीं लगा हुआ है, अगर हम सेमीकोलन लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेमीकोलन नहीं लगा रही कि स्टेटमेंट टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसीलिए ये याद रखना है, अगर एक स्टेटमेंट है तो हम इग्नोर कर सकते हैं, अगर लगाना चाहें तो तब भी आप लगा सकते हैं। अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट है तो हमें ये कर्ली ब्रेसेस लगाने ही हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने एक एग्जांपल से समझाया कि अगर कोई यूजर नंबर एंटर कर रहा है, अगर वो ऑड नंबर है तो उसको ऐसे ही प्रिंट कर दो, अगर इवन नंबर है तो उसमें ऐड कर दो एक को, जिससे कि वो ऑड हो जाए, उसको प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे देखो हमने मेन फंक्शन लिखा, मेन के अंदर एक वेरिएबल बनाया नंबर नाम का, उसके बाद हमने एक मैसेज प्रिंट कराया एंटर अ नंबर, और स्कैन एफ की मदद से हमने नंबर की वैल्यू स्टोर करा ली, और फिर हमने यहाँ पे डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया इसकी वजह से, अगर नंबर डिवाइड हो रहा है 2 से, डिवाइड करने पर 0 आ रहा है, तो क्या होगा, इसका मतलब है कि नंबर इवन है। तो हम क्या चाहते हैं, इवन के केस में क्या हो, ऐड कर दो 1। तो हम यहाँ पे नंबर बराबर नंबर प्लस 1, ये जो ये है ना, इसका मतलब क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर, ये असाइनमेंट है। और जब हम कंपेयर करते हैं तो हम ये 2 इक्वल साइन लगाते हैं, इसको बोलते हैं कंपेरिजन ऑपरेटर। ठीक है, सो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है और ये कंपेरिजन ऑपरेटर है, इक्वल इक्वल टू का ऑपरेटर है। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, ये कंपेयर करेगा और ये असाइन करेगा कि इसकी जो भी वैल्यू है उसको 1 ऐड करके इस नंबर वेरिएबल में स्टोर कर देगा। तो समझ रहे हैं, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो कि अगर आप बिगनर हैं तो कर सकते हैं। तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखना है, यहाँ पे अगर हमें वैल्यू स्टोर करनी है, असाइन करनी है, तो हम एक इक्वल साइन लगाते हैं। अगर हमें कंपेयर करना है तो हमें ये डबल इक्वल साइन लगाने होते हैं। एल्स के बाद देखो, एल्स में हमने क्या करा है, अगर ये इवन नंबर नहीं है तो ऑड होगा, तो हम नंबर को प्रिंट करा रहे हैं। तो इसका आउटपुट अगर हम देखें, अगर मान लीजिए यूजर ने 5 एंटर करा तो 5 प्रिंट हो जाएगा क्योंकि ऑड नंबर था। लेकिन अगर 6 एंटर करा जो कि इवन नंबर है, तो क्या करेंगे, उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो मेन चीज क्या थी यहाँ पे कि एक से ज्यादा स्टेटमेंट थे, तो हमने ये यहाँ पे ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट्स, ये हमने लगाए हैं। बस यही यहाँ पे इम्पोर्टेंट था। और उसके बाद हम देखते हैं नेस्टेड इफ एल्स। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ एल्स स्टेटमेंट लिख सकते हैं, और इस चीज को हम बोलते हैं नेस्टिंग। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम हमने लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इफ की बॉडी है, ये एल्स की बॉडी है, और इस एल्स के अंदर क्या हो रहा है कि दोबारा से इफ एल्स आ रहा है ना। तो इस चीज को बोलते हैं नेस्टिंग, जो कि पॉसिबल है सी लैंग्वेज में। तो अगर हम इस प्रोग्राम को देखें तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एंटर आइदर 1 और 2, हमने एक मैसेज प्रिंट कराया था और आई की वैल्यू स्टोर करा ली। तो फिर यहाँ पे कंपेयर कर रहा है, यहाँ पे देखो डबल इक्वल साइन है ना। तो आई की वैल्यू को कंपेयर करा है, अगर आई की वैल्यू 1 है तो हम मैसेज प्रिंट कराएंगे यू एंटर्ड 1। अगर आई की वैल्यू 1 नहीं है तो क्या होगा, कंट्रोल इस स्टेटमेंट के अंदर जाएगा, इस स्टेटमेंट को इफ वाले को इग्नोर कर देगा और एल्स ब्लॉक में जाएगा। और एल्स ब्लॉक में देख फिर से अगर इफ एल्स लिखे हुए हैं तो इसका मतलब फिर से ये चेक करेगा कि क्या आई की वैल्यू 2 है। अगर 2 होगी तो यू हैव एंटर्ड 2, ये वाला मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। और अगर 2 नहीं होगी, 2 के अतिरिक्त कुछ भी नंबर होगा, तो वो इस वाले मैसेज को एग्जीक्यूट कराएगा। ओके, तो आगे देखते हैं। यहाँ पे हमने एक और प्रोग्राम लिखा है जो कि हमने पहला प्रोग्राम लिखा था पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करने का। तो देखो हमने वेरिएबल बनाया, एक मैसेज दिया कि पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर को चेक करने के लिए एक नंबर एंटर कराया है, यहाँ पे वैल्यू स्टोर करा ली आई के अंदर। और हमने फिर डिसीजन लेने के लिए इस ब्लॉक का यूज करा कि अगर आई की वैल्यू 0 से बड़ी है तो पॉजिटिव नंबर प्रिंट कर दो, अगर 0 से बड़ी नहीं है, हो सकता है किसी ने -5 -3 या 0 कुछ एंटर करा, तो क्या होगा, इफ एल्स ब्लॉक के अंदर जाएगा। एल्स ब्लॉक के अंदर फिर 2 कंडीशन है ना, इसको हम नेस्टिंग बोलते हैं ना। तो इसके अंदर फिर से देखा कि अगर आई की वैल्यू 0 से लेस देन है, 0 से कम है, तब तो नेगेटिव नंबर प्रिंट कर दो, अगर 0 है तो फिर 0 प्रिंट कर दो। क्योंकि यहाँ इस केस में कब आएगा, जब आई की वैल्यू 0 से छोटी होगी, जब छोटी होगी तभी यहाँ पे इस वाले ब्लॉक एल्स ब्लॉक में आएगा। क्योंकि अगर 0 से बड़ी होगी तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा और प्रोग्राम, ये जो एक स्टेटमेंट कंसीडर कर रहा है ये पूरा एग्जीक्यूट हो चुका होगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। लेकिन अगर क्योंकि वैल्यू 0 से छोटी है इसलिए एल्स ब्लॉक में आएगा कर्सर, और फिर यहाँ जो कंट्रोल है, और फिर उसके बाद वो चेक करेगा कि 0 से छोटी है तो 0 भी हो सकती है और 0 से छोटी भी हो सकती है। तो यहाँ पे चेक करा कि अगर 0 से लेस देन है तब तो नेगेटिव है, और 0 से लेस देन नहीं है, 0 ही है, तो फिर 0 प्रिंट कर दिया। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है वर्ड ऑफ कॉशन। कॉशन मीन सावधानी। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया हुआ है और आपको आउटपुट इसका गैस करना है। तो आप देखिए, और प्रोग्राम, क्योंकि हमने अभी बहुत सारे इफ एल्स के प्रोग्राम्स हमने देख लिए हैं, बहुत सारे डिक्शन, तो आई होप कि ये इजी होगा। तो आप मुझे गैस करके बताइए। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने एक वेरिएबल बनाया आई नाम का, है ना। तो एक आई नाम का वेरिएबल बनाया, फिर हमने मैसेज प्रिंट कराया कि एंटर वैल्यू ऑफ आई। उसके बाद क्या हो रहा है कि वैल्यू एंटर करा ली हमने स्कैनएफ की हेल्प से। उसके बाद हमने एक ब्लॉक लगाया आई असाइन, ये हमने लिखा कुछ। तो क्या हो रहा है, आप बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। अब इसका आउटपुट हम देख लेते हैं। आउटपुट क्या आ रहा है, देखो हमने करा रन जब इस प्रोग्राम को, तो एंटर वैल्यू ऑफ 5 ये मैसेज प्रिंट हुआ। यूजर ने 20 एंटर करा, और ये क्या, यू एंटर्ड 5। यूजर ने जो 20 एंटर करा था, लेकिन ये 5 क्या शो कर रहा है। देखो देखते हैं इस प्रोग्राम को दोबारा से। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, आई इज आई असाइन 5। यहाँ पे एक इक्वल साइन है, एक, है ना। और इसीलिए इसको हमने कहा वर्ड ऑफ कॉशन। ये हमने यहाँ पे जानबूझ के लिखा है, क्योंकि जब हम शुरुआत में प्रोग्रामिंग सीख रहे होते हैं तो इस तरीके की गलतियां होती हैं। इवन कभी कभी अगर आप एक्सपीरियंस कोडर हैं तब भी आपसे गलती हो सकती है। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे डबल वो लगाने। देखो हमने जब इस प्रोग्राम में असाइन लिखा, तो इसका मतलब क्या कर रहा है कि वो असाइन कर दे रहा है आई की वैल्यू, इसीलिए वो वैल्यू 5 हो जा रही है और हमें आंसर यू एंटर्ड 5 आ रहा है। आप कोई भी वैल्यू एंटर करके देख लीजिए, लेकिन आपका जो आंसर आउटपुट है वो यू एंटर्ड 5 भी 5 ही आपको मिलेगा एग्जीक्यूट होके। तो यहाँ पे देखो ये दोबारा से हमने उसी प्रोग्राम को इम्प्रूव करके लिखा है, और इस बार हमने आई की जगह यहाँ पे जो ऑपरेटर है वो हमने डबल इक्वल लगाया है, राइट। इक्वल ऑपरेटर, वो क्योंकि वो क्या था, असाइनमेंट ऑपरेटर था। इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट, मैथ्स में इसको इक्वल बोलते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, जो कि किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल में असाइन करने के लिए यूज होता है। तो अब लेकिन ये जो है ये है इक्वल ऑपरेटर, इक्वलिटी ऑपरेटर, जो कि कंपेयर करने के लिए यूज होता है। वो क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है कि क्या आई की वैल्यू 5 है। आपने यहाँ पे कोई भी वैल्यू एंटर करी, मान लीजिए 4, तो क्या 4 इज इक्वल टू 5 है, नो, फॉल्स है। इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, एल्स। और अगर आपने 5 एंटर करा है तो ये चेक करेगा, अच्छा आई की वैल्यू 5 है, यस इट इज ट्रू, तो उस केस में ये बंद होगा, और ये सही होगा तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पे देखिए एंटर वैल्यू ऑफ आई, अगर हमने 10 एंटर करा तो ये हमें आंसर मिला यू एंटर समथिंग अदर देन 5, राइट। और यहाँ पे कुछ नोट्स हैं, तो देखते हैं कि प्रोग्राम में डिसीजन लेने के लिए 3 तरीके हैं, कौन कौन से। इफ एल्स स्टेटमेंट, जो कि इस वीडियो में हमने कवर किया, और सेकंड है यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर, जो कि सेकंड चैप्टर जो है, फोर्थ चैप्टर है ना, इसका नेक्स्ट चैप्टर फोर्थ चैप्टर जो है लेट अस सी बुक का, उसमें हम कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करेंगे। स्विच स्टेटमेंट का थर्ड जो वे है वो है यूजिंग स्विच स्टेटमेंट, ये भी हमारा फोर्थ चैप्टर में है लेट अस सी बुक के, तो हम उसको अगली वीडियो में कवर करेंगे। और यहाँ पे देखिए कंडीशन इज बिल्ट यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर्स, ये जो हमने ऑपरेटर्स देखे, रिलेशनल, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरह से हम इन ऑपरेटर्स का यूज करके कंडीशंस लिखते हैं। और कोई भी हम जब इफ एंड एल्स लिख रहे हैं, तो हो सकता है कि इफ के बाद एल्स हम ना लिखें। इफ नीड नॉट ऑलवेज बी एसोसिएटेड, जरूर हम हो सकता है हम प्रोग्राम में केवल इफ लिखें, एल्स लिखना जरूरी नहीं है। लेकिन हम बिना इफ लिखे एल्स लिख ही नहीं सकते। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, एल्स मस्ट ऑलवेज बी एसोसिएटेड विद एन इफ। इफ हमें लिखना पड़ेगा तभी हम एल्स लिख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमने इफ लिखा तो हम एल्स भी लिखें। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद इफ एल्स स्टेटमेंट कैन बी नेस्टेड, ये भी हमने देखा कि इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर हम दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। और इसके बाद इफ द बॉडी ऑफ एन इफ एल्स स्टेटमेंट हैज ओनली वन स्टेटमेंट, अगर एक स्टेटमेंट है ओनली, तो हमें ये ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है, जो कि हमने मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले सेक्शन में कवर किया था। अगर एक स्टेटमेंट है तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है कर्ली ब्रेसेस। अगर एक से ज्यादा हैं तो ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं वो कंपलसरी हैं, वो हमें लिखने पड़ेंगे अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट है इफ और एल्स स्टेटमेंट की बात तो।
और इसका मतलब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, वर्ड ऑफ क्वेश्चन में हमने पढ़ा ए बी इज असाइनमेंट और ए इक्वल बी इज कंपेरिजन। यहाँ पे दो इक्वल साइन लग रहे हैं तो ये कंपेरिजन है और ये इसका मतलब है असाइनमेंट। तो हम जब कंपेरिजन करते हैं तो हम इसका यूज करते हैं, ना कि इसका। ओके, और आगे बढ़ते हैं। अगर कंडीशन ट्रू है तो 1 से रिप्लेस हो जाती है और अगर फॉल्स है तो वो 0 से रिप्लेस हो जाती है। ठीक है, और कोई भी नॉन जीरो नंबर है वो ट्रू होगा। अगर आप मान लीजिए हम रिलेशनल ऑपरेटर नहीं लिखना चाहते, अगर आप 1 लिख देंगे तब भी वो कंडीशन को ट्रू मानेगा और इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। और अगर केवल 0 है तभी वो फॉल्स होगा। नॉन जीरो नंबर ट्रू होता है और 0 इज फॉल्स। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग 0 to Pro और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।